तो चलिए अगली आंसर राइटिंग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है प्राचीन काल के द्वितीय नगरीकरण में उत्तर प्रदेश की भूमिका का निर्धारण कीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे मोटी मोटा सिर्फ एक ही प्रश्न वो पूछा हुआ है कि द्वितीय नगरीकरण, बाकी यूपी स्पेशल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर इसको ब्रेक भी करना आप शुरू करेंगे, इसको अगर आप ब्रेक भी करना शुरू करेंगे तो सिर्फ एक ही शब्द आपको मिलेगा, वो हो जाएगा द्वितीय नगरीकरण। क्या हो जाएगा? द्वितीय नगरीकरण। ठीक है, ये बस आप एक ही शब्द ब्रेक भी कर पा रहे हैं, वो है द्वितीय नगरीकरण। अब इस प्रश्न की व्याख्या हम लोग करेंगे कैसे, इसको समझिएगा। बहुत आसान है ना। और बाकी लोगों ने कर लिया था इसका आंसर, अब वो हमसे सिर्फ मैच कर लेंगे कि सटीक आंसर इसका कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए लॉन्ग में भी बता सकता हूं, शॉर्ट में भी बता सकता हूं। शॉर्ट के लिए सिर्फ आप ग्राफ का यूज कीजिए और लॉन्ग के लिए फिर आप ग्राफ बना के उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो द्वितीय नगरीकरण में तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय नगरीकरण, नगरीकरण का आधार क्या है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नगरीकरण का आधार क्या है। तो नगरीकरण का आधार होता है कृषि, कि आप इतनी अच्छी कृषि कर रहे हो, है ना, और जो उत्पादन हो रहा हो वो अधिशेष की अवस्था में पहुंच गया हो। दूसरा, है ना, अच्छी शिल्प स्थिति होनी चाहिए, अच्छी शिल्प स्थिति होनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं अच्छी राजनीतिक अवस्था होनी चाहिए, अच्छी राजनीतिक अवस्था होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि एक केंद्र होना चाहिए, प्रशासन होना चाहिए, उसको सुचारू रूप से चलाने वाले लोग होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद व्यापार और वाणिज्य अच्छी श्रेणी का होना चाहिए। व्यापार व वाणिज्य या वाणिज्य या व्यापार की अच्छी स्थिति होनी चाहिए, व्यापार की अच्छी स्थिति होनी चाहिए। तो ये सारे आपके मेन पॉइंट हैं। ठीक है ना, नगरीकरण के ये आधार हैं। ये क्या है मेरे भाई? नगरीकरण के आधार हैं। अब यहां पर इसको हम लोग उत्तर प्रदेश से कैसे अटैच करेंगे? सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत कैसे होती है। अगर ये द्वितीय नगरीकरण है तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि जैसा कि हमको ज्ञात है, जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि प्रथम नगरीकरण किसे कहा जाता है? प्रथम नगरीकरण किसे कहा जाता है? तो प्रथम नगरीकरण का बेस्ट एग्जांपल हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। बस सुनते चले जाइएगा, आपकी आंसर राइटिंग परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सब आपको पढ़ा दिया गया है पहले से ही, बस आपको आंसर राइटिंग करने का तरीका समझना है। ठीक है ना, तो हमको ये समझ में आ गया कि प्रथम नगरीकरण या प्रथम नगरी क्रांति कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। अब द्वितीय नगरीकरण का हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे महाजनपदों का उदय। क्या हो जाएगा? महाजनपदों का उदय, महाजनपदों का उदय। तो यानी कि हम लोगों को बेसिकली किस पर बात करनी है? महाजनपदों पर बात करनी है, महाजनपदों का उदय। अभी हम लोग पहले महाजनपद के बारे में समझ लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश को छेड़ना शुरू करेंगे। अभी रुक जाइएगा, ठीक है ना। जैसे फिर हम लोग एक रूपरेखा बनाएंगे भी महाजनपदों को उदय। तो सबसे पहले हम लोग स्रोत लेकर चलते हैं कि महाजनपदों के बारे में हमको जानकारी कौन प्रदान करता है। तो महाजनपदों के बारे में जानकारी आप बौद्ध ग्रंथ से ले सकते हैं, जिसका नाम क्या है आपको पता है। दूसरा, जैन ग्रंथ से ले सकते हैं। और तीसरा, आप एक संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ से ले सकते हैं, संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ से ले सकते हैं, या पहली रचना जिसको माना जाता है। तो यहां पर आप बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। जैन धर्म का या जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। और संस्कृत व्याकरण ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, है ना। ब्रैकेट में आप चाहें तो अपनी होशियारी दिखाने के लिए पाणिनि लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट कि महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई। महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई? तो आप कहेंगे महाजनपदों की संख्या बताई गई है 16। कितनी बताई गई? 16। अब यहीं पर आप उत्तर प्रदेश को लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला, है ना। अब यहां पर समझ सकते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, तो पहला पॉइंट।
अब बस आप रूपरेखा बनाना शुरू करेंगे, ठीक है मेरे साथ, कि पहला पॉइंट क्या होगा कि 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। पहला पॉइंट क्या हो गया, 16 में से 8 लिख देंगे। 16 महाजनपदों में से, पहला पॉइंट हमको मिल गया, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपदों का 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। ये सबसे पहला मिल गया। तो द्वितीय नगरीकरण में हमको महाजनपद के बारे में पता चला, और महाजनपद में उत्तर प्रदेश की अब हम लोग विवेचना करना शुरू कर रहे हैं। तो 16 में से 8 महाजनपद हमको किसमें मिल गए मेरे भाई, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में मिल गए। फिर दूसरा अच्छा बताएंगे आप लोग, जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं, जैसे कि सबसे पहले ताम्र पाषाण संस्कृति थी, है ना, क्या थी भैया, ताम्र पाषाण संस्कृति थी। ताम्र पाषाण संस्कृति को ही आगे जब ढकेला गया तो पहुंचे थे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में। कहां पहुंचे थे, सिंधु घाटी सभ्यता में। कैसे पहुंचे, क्योंकि जो तांबा होता है, जो तांबा होता है, कॉपर, है ना, वो आपका मुलायम होता है। वो क्या होता है, आपका मुलायम होता है। इससे फाल ज्यादा गहरा बन नहीं पा रहा था और कृषि का उत्पादन ज्यादा हो नहीं पा रहा था। इसको कठोर करने के लिए तांबे में हम लोग ने मिला दिया टिन, और जब तांबे में टिन मिलाया तो ये बन गया कांसा, और ये हो गया थोड़ा सा मजबूत। बात समझ आ रही है। तो जैसे ही हमारे पास मजबूत धातु प्रदान हुई, वैसे सिंधु सभ्यता में, है ना, जो कृषि था उसमें अधिशेष हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। इस प्रकार से हम लोग इसको धीमे धीमे आगे लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो हमने देखा यहां पर कांसा जैसे आया, इसने सिंधु सभ्यता की जीवन बदल दिया। और यहां पर आप देखेंगे क्या बताएंगे, यहां पर आप देखेंगे कि लोहे की खोज सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हुई। अरे हाँ के ना, तो लोहे की खोज सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हुई, जिससे और गहरा खुदाई करी गई, जिसके फाल लोहे का बनने लगा और खुदाई और गहरी होने लगी। कृषि, है ना, में थोड़ा सा और उन्नत हुआ, ठीक है। जो औजार थे वो भी लोहे के बनने शुरू हो गए, है ना। फिर जंगलों की सफाई होना शुरू हो गई और कृषि व्यापक स्तर पर होना शुरू हुई, ठीक है ना। जब उत्पादन ज्यादा होगा तो फिर व्यापार वाणिज्य में भी आसानी होगी। इसके बाद व्यापार वाणिज्य में आसानी के लिए पहले हम लोग बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली, कि टमाटर दिया भिंडी ले लिया, भिंडी दिया प्याज ले लिया, ऐसा वाला। लेकिन जब व्यापार वाणिज्य उच्च स्तर का होना शुरू हो जाता है, तब हम लोग किस पे आ जाते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली को छोड़कर फिर हम लोग आ जाते हैं रुपये वाली प्रणाली में। बात समझ आ रही है। तो आप देखेंगे सिक्कों का जो प्रचलन है वो भी सबसे पहले उत्तर प्रदेश और मगध में ही हुआ था, जिसको हम लोग आहत सिक्का कह रहे थे। बात समझ में आ गई होगी। तो लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में हुई। अतरंजी खेड़ा कहां पड़ता है, एटा, है ना। लोहे की खोज उत्तर प्रदेश का अतरंजी खेड़ा से हुई। ये दूसरा बड़ा पॉइंट हो गया हमारे पास, ये दूसरा बड़ा पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद गंगा घाटी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश स्थित है। गंगा घाटी के क्षेत्र में क्या है, उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उत्तर प्रदेश की स्थिति है। अब गंगा घाटी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की स्थिति का तात्पर्य क्या है, कि गंगा घाटी का क्षेत्र ही सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र माना गया। गंगा घाटी का क्षेत्र ही क्या माना गया, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र माना गया। तो ये सब हमारे पास आधार हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कृषि को उन्नत कर रहे हैं, व्यापार वाणिज्य को उन्नत कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो गंगा घाटी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की स्थिति थी, यानी सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र में हमारी स्थिति है। तो ये एक नगरीकरण का हमारे पास आधार बनकर सामने आया। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि उस समय 600 बीसी के आसपास हम लोग देखेंगे कि 600 बीसी के आसपास, है ना, आप देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होना शुरू हुआ था गंगा घाटी के क्षेत्र में। और यहाँ के जो प्रसिद्ध केंद्र थे, जैसे हम लोग बात करें श्रावस्ती की, जैसे हम लोग बात करें मथुरा की, जैसे हम लोग बात करें काशी की, जैसे हम लोग बात करें सारनाथ की, क्या बोलते हो, है ना। तो जैसे हम लोग बात करें कौशाम्बी की, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे प्रमुख वो केंद्र हो गए थे जो हमारे कला एवं संस्कृति का मुख्य क्षेत्र बन गया था। कला व संस्कृति का मुख्य क्षेत्र बन गया था, कला एवं संस्कृति का मुख्य क्षेत्र बन गया था। और साथ ही साथ फिर यहीं से हम लोगों ने व्यापक स्तर पर व्यापार और वाणिज्य भी शुरू किया। और साथ ही साथ, है ना, साथ ही साथ शिल्प
है ना, कार्यक्रम भी शुरू हुआ, शिल्प कार्यक्रम भी शुरू हुआ। बस यही सब तो हमारे पास आधार बने, यही सब हमारे पास क्या बने, आधार बने कि उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश की भूमिका हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं द्वितीय नगरीकरण में कि क्या क्या थी, है ना। और पांचवा पॉइंट हमने आपको बताया ही है क्या, कि सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन, सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन कहां पर हुआ, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश और मगध में, उत्तर प्रदेश और मगध में। और सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ, जब हमारे पास व्यापार और वाणिज्य ज्यादा मात्रा में बढ़ना शुरू हुआ, यानी व्यापार वाणिज्य जब ज्यादा मात्रा में बढ़ना शुरू होगा तभी सिक्कों का प्रचलन शुरू होगा, जो हमारे यहाँ नगरीकरण का एक बेस तैयार करके हमको देगा। तो हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए आंसर राइटिंग करने के लिए, आंसर राइटिंग करने के लिए हमारे पास कौन कौन से पॉइंट हो गए। सबसे पहले द्वितीय नगरीकरण में आप लोग को आ जाना है कि इसे कहते हैं महाजनपदों का उदय। आपको और भी अगर इसमें चार चांद लगाने हैं, वैसे अब इसमें ज्यादा चीजें शामिल करेंगे तो फिर वो लेंदी हो जाएगा, फिर वो ऐसे जैसा लगेगा, मजा नहीं आएगी, है ना। तो हम लोग सबसे पहले महाजनपदों के उदय की बात करेंगे, नगरीकरण का आधार क्या क्या होगा इसको समझ लेंगे। इसको समझने के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश को समझना शुरू करेंगे। महाजनपदों में जैसे हमने पहला पॉइंट बताया, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। ये हमने ग्राफ बनाया है कि अपने मन में रूपरेखा कि इन 5 पॉइंट में हम लोग अपना आंसर राइटिंग करेंगे, इन 5 पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, अपनी आंसर राइटिंग करना शुरू करेंगे। तो अब आप इसको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में बढ़ाना शुरू करते हैं तो आप अब पहला पॉइंट उठा लीजिए कि 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। तो अब यहीं पर आप पहला पॉइंट उठा सकते हैं कि वो 8 महाजनपद कौन कौन से थे, ठीक है ना। बेसिकली वैसे ये क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग से बनाए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में महाजनपदों का विस्तार सहित व्याख्या कीजिए, तब हम लोग इसको करते हैं। लेकिन अगर आपको करना है, थोड़ा सा आगे लेकर चलना है कि अब लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है ना, तो इसको कैसे करा जाए, तो 8 महाजनपदों का आप यहां पर विस्तार कर दीजिए। एक तरफ लिख दीजिए महाजनपद और एक तरफ लिख दीजिए उनकी राजधानी, है ना। अब इससे ज्यादा लिख देंगे, जैसे विस्तार लिख देंगे तो फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर वो मजा नहीं आएगी, है ना, फिर टाइम भी बर्बाद होगा, आप समझ रहे हैं। तो महाजनपद ने जैसे लिख दिया कुरु, तो कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। कुरु, कौशल, ये हो जाएगा आपका श्रावस्ती, फिर आपका आ जाएगा मल्ल, ये हो जाएगा आपका कुशीनगर, फिर आपका आ जाएगा चेदी, ये हो जाएगा आपका शक्तिमती, ये बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है ना। अभी एक क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और भी, है ना, जिसमें महाजनपदों का उत्तर प्रदेश में व्याख्या करवाएंगे, वहां से क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद वत्स हो जाएगा, तो वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी, इलाहाबाद वाला जो एरिया है। इसके बाद पांचाल हो जाएगा, पांचाल, अब उत्तरी पांचाल दक्षिणी पांचाल ये दो होंगे, तो एक में लिख सकते हैं हम लोग कामपिल्ल, है ना, ये फर्रुखाबाद वाला एरिया है। और एक हम लोग लिख सकते हैं अहिछत्र, अहिछत्र, ठीक है। फिर इसके बाद काशी, इसके बाद काशी, तो काशी का हो जाएगा वाराणसी, ठीक है, काशी, ये हो जाएगा वाराणसी, ठीक है, ये इसकी राजधानी हो गई। इसके बाद कौन सा बचा, कुरु, कौशल, मल्ल, वत्स, चेदी, है ना, पांचाल, और एक और बचा है कोई, है ना, तो उसको देख लीजिएगा कौन सा बचा है, कोई बताएगा कौन सा बचा है। 3 3 6 6 और एक 7 हुए ना, एक बचा है कोई सूरसेन, जिसको मथुरा कह रहे हैं, सूरसेन, सूरसेन मथुरा। एक बच्चे ने एक बढ़िया सा कमेंट किया है, मैं बताता हूं आपको। एक बच्चे ने कहा है कि सर जब हम लोग अपने मन से प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, है ना, मतलब वो कहना ही चाह रहा है ऐसा, अब वो ज्यादा टाइप नहीं कर पा रहा। देखो कह रहा सर जब हम अपने मन से कोई प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो हमको लगता है कि सर अगर होते तो वो कैसा लिखते, ठीक है ना। सुभांशु सर अगर इसको लिख रहे होते तो उसको कैसा लिखते, उसी प्रकार से हम लोग सोचने की चेष्टा करते हैं। और फिर इसके बाद हम आपके नोट्स उठा के देखते हैं, फिर हम कंफ्यूज आ जाते हैं कि क्या लिखें और क्या छोड़ें। तो मैंने आपको बताया, पहले भी बताया था, अभी बताया, जितना पूछा जाए उतनी चर्चा कीजिए अपने मन से। अब उसको बढ़ा चढ़ाकर लिखने का कोई मतलब नहीं है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा आप आगे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। बात समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, जल्दी बताइए, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या बताया हमने आपको, सारे पॉइंट। अब इसी को चाहे तो आप
बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा 600 BC के आसपास गंगा घाटी क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की क्रांति हुई थी, या फिर इसको महाजनपदों का उदय हुआ था, है ना। अब नगरीकरण के मुख्य आधार होते हैं, है ना, उन्नत कृषि का होना, उन्नत व्यापार और वाणिज्य का होना, उन्नत शिल्पकार का होना, इस प्रकार से, है ना। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। फिर इसके बाद यहाँ लिख सकते हो कि उत्तर प्रदेश की स्थिति गंगा घाटी के क्षेत्र में थी, अर्थात उपजाऊ क्षेत्र में थी, इसलिए यहाँ पर नगरीकरण का अच्छा बेस तैयार हुआ। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म उस समय 600 BC में, है ना, नए धर्मों का उदय हुआ था, जिसके जो प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र थे वो उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, कौशल, है ना, सारनाथ, कौशाम्बी, मथुरा, ये सब हुआ करते थे। तो एक प्रकार से कला एवं संस्कृति का बड़ा बड़ा केंद्र बनना शुरू हुआ। फिर यहीं पर लोगों ने शिक्षा देना शुरू कर दी गई, तो यहीं पर धीमे धीमे एक बड़ा बड़ा केंद्र बन गया, और ये व्यापार, वाणिज्य और शिल्पकारों का एक प्रमुख या मुख्य आर्थिक केंद्र बनता चला गया। सबसे बड़ा आधार था लोहे की खोज हो जाना। लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के एटा के अतरंजी खेड़ा से हुई, जिससे क्या हुआ, लोहे के बहुत बड़े बड़े औजार बनाए जाना शुरू हुए, घने जंगलों को साफ कर दिया गया। फिर धीमे धीमे कृषि की जाने लगी। कृषि में जो उत्पादन हुआ, जो अधिशेष बचा, वो नगरीकरण का आधार बना, है ना, जिसका नेतृत्व आज भी उत्तर प्रदेश कर रहा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद और भी जितना आप जो बताया उसको आप लिख सकते हैं, है ना, जो प्रमुख केंद्र बताया उसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सारी बातें समझ में आ गई। धन्यवाद सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आधार है, बहुत आसान होता है आंसर राइटिंग करना, ठीक है ना। लेकिन बस यही है कि आप बहके ना, उतना ही बताएं जितना आपको बताना है। शॉर्ट में है, वेरी शॉर्ट में है, लॉन्ग में है ना, कि क्या आपको कैसे लिखना है वो अपने आप को आप डिसाइड करना है। सबसे पहले एक पेज में छोटी सी आपको रूपरेखा बना लेनी है। जैसे द्वितीय नगरीकरण में, है ना, आपको द्वितीय नगरीकरण में पहला द्वितीय नगरीकरण मतलब कि महाजनपदों का उदय, पहला पॉइंट हम लोग ये देख लिया। दूसरा पॉइंट, द्वितीय नगरीकरण में नगरीकरण क्या है और प्रथम किसे कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश की भूमिका, तो नगरीकरण फिर इसका उत्तर प्रदेश की भूमिका उसी में छांट छांट के आपको लिख देना है, ठीक है ना। ये नॉर्मल सा था, ठीक है, इतनी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे, परेशान नहीं होना। हमने कहा ना क्यों कि इतने प्रश्न करा देंगे, पूरा पेपर 5 और पेपर 6 आपको इसी से मिल जाएगा, और मजा आएगी। धीमे धीमे आपको आंसर राइटिंग करने में मजा आना शुरू हो गई होगी इतनी देर में, तो ठीक है। चलिए, लेकिन इसके पहले सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सिलेबस कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना फिर सोच नहीं पाएंगे ना कि महाजनपदों को में कितने महाजनपद थे, उत्तर प्रदेश में कितने थे। आपको आता सब है, आंसर राइटिंग से पता नहीं क्यों डरते हैं। हाई स्कूल इंटर जबकि लिख लिख के ही पास किया हुआ है हम लोगों ने, है ना, तो डरना नहीं है भैया, है। चलिए, थैंक यू।